गांव के बीचों बीच शिखर और हीरा के बीच कहासुनी की जंग छिड़ चुकी है। शिखर हीरा की आंखों में आंखें डाले कहता है, काम पाने के लिए किसी को ऐसे नीचा दिखाना कि आपको शोभा देता है। यहां सबको पता है ज्ञान दादा ताई से कितना प्यार करते हैं और ये मंदिर ज्ञान दादा ताई के इलाज के पैसों के लिए बनाना चाहते हैं, इसलिए वो इस काम को जिम्मेदारी पूर्वक निभाएंगे। हीरा भी पलटकर कहता है, अरे जाओ, जिस इंसान ने इतने सालों से अपनी बीवी की जरा भी परवाह नहीं की, रोज कहीं गिरा पड़ा मिलता था, ताई को रोज इसे उठाकर घर ले जाना पड़ता था। इतने सालों तक ना तो ताई को किसी प्रकार का सहयोग दिया, ना ही उन्हें कभी पैसे दिए। तब कहां गया था इसका प्यार, जो आज अचानक से कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त प्रकट हो रहा है। हीरा की इन कठोर बातों का ज्ञान दादा के पास कोई जवाब नहीं है। उन्हें हीरा की बात सीधे दिल पे लगी है। शिखर और रवि ज्ञान दादा का पक्ष लिए बोले जा रहे हैं और हीरा उनके खिलाफ। कहासुनी बढ़ती ही जा रही है कि ज्ञान दादा बीच में आकर सब कुछ शांत करते हैं और सरपंच आगे आते हुए कहता है, इस पर लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। हीरा की बात सही है, गांव वाले अपने पैसे लगा रहे हैं तो उन्हें पूरा हक होना चाहिए ये चुनने का कि कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा। इसीलिए मैं ये ऐलान करता हूं कि सारे कॉन्ट्रैक्टर इस मंदिर के लिए अपना टेंडर जमा कराएं और जो सबसे कम में सबसे अच्छा काम करेंगे उन्हें ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। शिखर इस बात के लिए हामी भरता है और उसके पीछे हीरा भी। और बात आगे ना बढ़े इसलिए ज्ञान दादा शिखर और रवि को शांत करा अपने साथ लेकर यहां से निकल जाते हैं। घर में शिखर और टोली बैठकर इसी बात पर चिंतन कर रहे हैं। रवि तंज कसते हुए शिखर को कह रहा है, पूरा ही स्पॉन्सर कर लिया होता, बिना मतलब के इस झंझट पर ना पड़ना पड़ता। अब अपना आधा पैसा तो जाएगा ही, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी किसी और को मिलने वाला है। बबीता भी रवि के बात का समर्थन करते हुए कहती है, मंदिर बनाने की सामग्री और मजदूर हमसे कई गुना सस्ते दामों में उठा सकता है हीरा। जाहिर सी बात है, हमसे सस्ता टेंडर बनाकर देगा वो और कॉन्ट्रैक्ट भी ले जाएगा। शिखर बबीता की बात काटते हुए कहता है, वो हमसे सस्ते में काम करवा के नहीं दे पाएगा। रवि हैरानी भरी आवाज में पूछता है, वो कैसे? शिखर बबीता को निर्देश देते हुए कहता है, एक टेंडर बनाओ जिसमें भले ही हमें कोई मुनाफा ना हो रहा हो, उल्टा नुकसान भी हो रहा हो तो कोई बात नहीं, मगर इतना पैसा कम लग रहा हो कि काम हमें ही मिल जाए। और वो हीरा कितने भी सस्ते में क्यों ना करने का वादा करे, कुछ मुनाफा तो बनाना ही चाहेगा और इसीलिए हमसे सस्ता टेंडर जमा नहीं कर पाएगा। ताई की खातिर कितना भी नुकसान सहने को तैयार हूं मैं। बबीता हामी भरती है और यहां से जा ही रही होती है कि शिखर उससे पूछता है, शीना कहां है? शीना और ज्ञान दादा ताई से मिलने अस्पताल गए हैं। बबीता इतना बोल वहां से निकल जाती है। रवि अपनी चिंता जताते हुए कहता है, जाने क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कुछ तो बात है जो वो हीरा इतने विश्वास से कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलेगा। हमें उसे इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए जितना हम ले रहे हैं। बस कुछ ही दिनों बाद गांव के बीचों बीच सभी वापस जमा हुए हैं। आखिर इस बात का फैसला जो होने वाला है कि कौन है वो जिसे मंदिर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। सब ने अपना टेंडर भर दिया है और घोषणा करने नगर पालिका आयुक्त भी आए हुए हैं। सब आपस में बातें करने लगे हुए हैं। शिखर से वहीं खड़े ज्ञान दादा सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। ज्ञान दादा माथे पर शिकन लिए पूछते हैं, इतने कम में काम करना तो नामुमकिन है और ऊपर से तुमने ये टेंडर जमा भी कर दिया है। अगर सच में हम जीत गए तो क्या हम इतने कम में काम करवा भी पाएंगे? शिखर ज्ञान दादा को शांत करा आश्वासन देते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे बॉस के कुछ पहचान वाले हैं शहर में जो इस काम को करने के लिए लगभग मुफ्त में सारी सामग्री देने को तैयार हो जाएंगे। बस आपकी एक मदद चाहिए होगी। ज्ञान दादा पूछते हैं, वो क्या? शिखर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आपको यहाँ आसपास के मजदूरों का इंतजाम करना होगा। वो मैं नहीं करा पाऊंगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो हमारी सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। ज्ञान दादा भी चेहरे पर एक मुस्कान लिए कहते हैं, फिक्र मत करो, इतनी तो इज्जत कमाई हुई है जब मैं काम करता था कि आज भी अगर बोल दूं तो सारे मजदूर वापस आ जाएंगे साथ काम करने के लिए। और अगर तुम सच में इतने कम में सारा सामान ले आओगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये टेंडर हमें ही मिलने वाला है। ज्ञान दादा ने यह कहा ही था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज कहती है, इतनी आसानी से कैसे? अभी तो मैं भी हूं।
शिखर पलटकर देखता है तो हीरा उसके सामने आ खड़ा होता है और अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, अभी कोई उम्मीद मत रखो अपने मन में। जब तक मैं यहां हूं हमेशा की तरह कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलने वाला है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है जो काबिल है उसे ये काम भगवान दे। इतना बोल एक शैतानी हंसी चेहरे पर लिए हीरा यहां से जाता है। शिखर के बगल में खड़ा रवि भी हंसते हुए कहता है, इसका चेहरा देखने लायक होगा जब कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। मैं तो खूब टांग खींचने वाला हूं, सारी होशियारी निकाल के रहूंगा इसकी। लेकिन शिखर के मन में सवाल उठ रहे हैं हीरा के चेहरे पर उस शैतानी मुस्कान को देखकर। आखिर चल क्या रहा है हीरा के दिमाग में? तभी नगर पालिका आयुक्त के घोषणा के साथ बैठक की शुरुआत होती है। नगर पालिका आयुक्त सबसे अनुरोध करते हुए कुर्सी पर बैठने को कहते हैं, फिर घोषणा शुरू करते हुए कहते हैं, तो मैंने सभी टेंडर को बड़े ही ध्यान और बारीकी से पढ़ा और उनमें से सबसे सही और किफायती टेंडर जो मुझे लगा वो है, और नाम का ऐलान होने से पहले ही हीरा खड़ा हो जाता है, जिसे देख रवि के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। मगर जैसे ही नाम का ऐलान होता है रवि के चेहरे से यह मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि नगर पालिका आयुक्त ने हीरा का नाम ही ऐलान किया है। वहां बैठे सभी तालियां बजाने लगते हैं। सिर्फ शिखर, रवि और ज्ञान दादा बेसुध से बैठे हुए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। ज्ञान दादा का सर मायूसी से झुक जाता है और वो एक हताश भरी आवाज में कहते हैं, हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी आखिर हीरा ही बाजी मार गया। इस बात की हमें उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए थी कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा भी। शिखर और रवि ज्ञान दादा को प्रोत्साहित करने की कोशिश तो खूब करते हैं, मगर ज्ञान दादा चेहरा लटकाए घर की ओर वापस बढ़ जाते हैं। शिखर मगर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है और जाकर नगर पालिका आयुक्त से इस बात की पड़ताल करते हुए पूछता है, आखिर हीरा ने कितने का टेंडर भरा था? हमसे कम का तो नहीं भरा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट उसे कैसे मिल गया? नगर पालिका आयुक्त शिखर को समझाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा टेंडर पढ़ा और पढ़ते ही यह आभास हो गया कि तुमसे यह मंदिर सही से नहीं बनने वाला। जितने कम में तुम मंदिर बनाने का कह रहे हो उतने कम में मंदिर बनाने जाओगे तो दो ही चीजें होंगी, या तो तुम बहुत ही खराब सामग्री का इस्तेमाल करोगे मंदिर बनाने में, इस वजह से मंदिर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, या फिर काम शुरू करते ही पता लग जाएगा कि इतने कम पैसों से मंदिर बनाना मुमकिन नहीं है। दोनों ही हालात में तुम्हें यह जिम्मेदारी देना सही नहीं होगा। शिखर अपनी बात सामने रखते हुए कहता है, मैं इतने ही पैसों में एक नायाब मंदिर बनाकर दिखा सकता हूँ। मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनसे मैं अच्छी क्वालिटी की सामग्री कम दाम पर ले सकता हूँ, जिस वजह से मैंने इतने कम पैसों में बनाने का दावा किया है। घोषणा करने से पहले एक बार बात तो कर ली होती आपने मुझसे। शिखर बोल ही रहा है कि उसकी बात काटते हुए हीरा कहता है, अब तो फैसला हो चुका है, अब बात करके क्या फायदा जब कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल चुका है। शिखर नगर पालिका आयुक्त से बात करना चाहता है, मगर हीरा उसे अपने साथ लेते हुए निकल जाता है, ये कहके कि जरा हमें कुछ जरूरी कागजी काम भी निपटाने हैं, बाद में बात कर लेना तुम नगर पालिका आयुक्त जी से, अभी हम चलते हैं। शिखर और रवि बस मुंह तकते रह जाते हैं। रवि गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। देखो अब हुआ भी वही, पैसे भी गए हमारे और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी गया। शिखर को अभी भी नगर पालिका आयुक्त की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। उसके मन में बार बार यही घंटी बज रही है कि हो ना हो कोई बात तो जरूर है जो हमसे छुपाई जा रही है, और इस राज का पता नगर पालिका आयुक्त से ही चल सकता है। रात हो आई है। नगर पालिका आयुक्त अपने घर में आराम से शराब का सेवन करते हुए टीवी पर कोई पुरानी फिल्म देख रहा है। वहीं घर से थोड़ी दूर शिखर खड़ा है, जो एक कंबल लपेट अपना मुंह छुपा के घर की ओर बढ़ रहा है। मगर जैसे ही शिखर घर के सामने पहुंचता है वह उसे हाथ दिखा के रोक देता है। ये हाथ गार्ड का है, जो शिखर के इस हुलिये को देख सावधान होते हुए उससे सवाल करता है, कौन हो तुम और क्या काम है तुम्हें यहाँ? शिखर एक धीमी आवाज में कहता है, आयुक्त जी से काम है, जरा उन्हें बता दो कि हीरा बिल्डर की तरफ से कोई उनसे मिलना चाहता है। गार्ड हामी भरते हुए अंदर जाता है। शिखर के मन में सवालों की लहर उठ रही है। ज्ञान दादा और ताई की मदद करने का बस यही एक मौका है मेरे पास। अगर मैं यहां चूका तो न जाने क्या होगा दोनों का फिर।
मन में फैसला करते हुए यहाँ आ तो गया हूँ, मगर मेरा शक गलत निकला या मेरा प्लान फेल हुआ तो न जाने क्या होगा। जेल तो जाऊंगा ही, साथ ही जो बदनामी होगी वो अलग। किसी भी हालत में मैं फेल नहीं हो सकता। अगले ही पल शिखर के मन में उठ रहे सवाल शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने आयुक्त जी आ खड़े होते हैं और आयुक्त जी गार्ड से कहते हैं, तो जरूरी बात करनी है मुझे इनसे, तुम एक चक्कर लगाकर आओ तब तक। और गार्ड आयुक्त जी का इशारा समझ यहां से निकल जाता है। आयुक्त जी शिखर से सवाल करते हैं, तुम कौन हो और हीरा ने इस वक्त यहां क्यों भेजा तुम्हें? शिखर कंबल में अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, मैं हीरा जी का सेवक हूं, उन्होंने मुझे यहां आपको कुछ देने के लिए भेजा है। आयुक्त जी अपने माथे पर शिकन लिए कहता है, क्या? शिखर आस पास देख अपने पैंट की जेब में से एक नोटों की गड्डी निकाल आयुक्त जी की ओर बढ़ा देता है। हाथ आगे बढ़ाते हुए शिखर के माथे पर पसीने आ रहे हैं। उसके मन में सवाल उठ रहे हैं, अगर आयुक्त जी ने ये पैसे ना लिए तो मेरा सारा प्लान फेल है। आयुक्त जी नोटों की गड्डी को देखकर सवाल करते हैं, क्या है? क्या मतलब है इसका? जैसे ही शिखर ने यह बात सुनी, उसे पुष्टि हो गई कि अब उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। आंखें बंद कर शिखर मन में अपने आप को कोसना शुरू कर देता है। तभी आयुक्त जी की अगली बात सुन आखिरकार उसकी जान में जान आती है, क्योंकि आयुक्त जी कहते हैं, हीरा ने पूरे पैसे तो पहले ही भिजवा दिए थे, फिर ये? शिखर की आंखें वापस खुलती है और वो अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, दरअसल हीरा जी आपके काम से इतने खुश हैं कि उन्होंने थोड़े और पैसे भिजवाए हैं। मगर आयुक्त जी ने फिर ऐसा कुछ कहा कि मानो शिखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आयुक्त जी एक हैरानी भरी आवाज में कहते हैं, बख्शीश भी पहले ही दे चुका है, अब और कितनी बार देगा? मुझे 1 मिनट हीरा से बात करने दो। शिखर को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। उसके सामने आयुक्त जी हीरा का फोन नंबर डायल कर रहे हैं और फोन करने ही वाले हैं कि शिखर उसे रोकते हुए कहता है, कोई फायदा नहीं होगा उन्हें फोन करके, आज उन्होंने थोड़ी ज्यादा पी ली है, तभी तो नशे में खुश होकर नोटों की गड्डी निकाल मेरे हाथ में थमा दी। तब तो सो चुके होंगे साहब। शिखर की यह बात सुन आयुक्त जी भी सोच में पड़ जाते हैं और उसके हाथों से नोटों की गड्डी लेते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम जाओ यहां से, अब हीरा को मेरी तरफ से शुक्रिया बोल देना। शिखर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, मैं उन्हें खबर कर दूंगा। शिखर पलटकर तेज कदमों के साथ वहां से निकल जाता है। आयुक्त जी भी दरवाजा बंद कर गार्ड को बुलाते हैं और वापस अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। कमरे में पहुंच आयुक्त जी जैसे ही ग्लास से शराब का एक घूंट लेने ही वाले होते हैं कि फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। आयुक्त जी के चेहरे से सारी हंसी गायब हो जाती है और अपने आप से बात करते हुए कहते हैं, अब कौन आ गया? लगता है आज सबको बस मेरा मूड ही खराब करना है। और उठ जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके होश से उड़ जाते हैं। सामने खड़े इंसान को देखकर आखिर अब वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर शिखर भी घर वापस पहुंचता है और सीधा ज्ञान दादा के कमरे की ओर बढ़ जाता है, उन्हें हीरा और आयुक्त जी के बारे में बताने के लिए। मगर जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है अपनी ही जगहों पे जम जाता है और टूटे लफ्जों में कहता है, ज्ञान दादा आप ऐसे, मगर क्यों? आखिर क्या हो गया है ज्ञान दादा को? आयुक्त जी के दरवाजे पर किसने दी है दस्तक? और क्या अब आखिरकार शिखर ज्ञान दादा को मंदिर का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए